नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। धनबाद में एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ है। अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने की घटना सामने आई है। मौदा थाना इलाके में चाल धंसने से एक युवक और मासूम बच्ची दब गई। आनन फानन में दोनों को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला। दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। बताया जा रहा है कि मलबे में 6 लोग दबे हुए हैं। पुलिस जेसीबी से मलबे को हटाने में लगी हुई है। वहीं स्थानीय बीजेपी नेता ने प्रशासन पर हमला बोलते हुए कहा कि कोयलांचल में जितनी पान की दुकान नहीं है, उससे ज्यादा अवैध कोयला डिपो और माइंस खुल गए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं और इसी तरह की तस्वीर कुछ दिनों पहले भी देखने को मिली थी, जिसमें दर्जनों लोगों की जान चली गई थी और लापरवाही को लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा प्रशासन की तरफ से। और यही वजह है कि बार बार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल ये अवैध खनन जिसमें 6 लोगों के दबे होने की आशंका है, जेसीबी के मदद से मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब ये बाद में पता चल पाएगा या साफ हो पाएगा कि कितने लोग दबे हुए हैं। लेकिन आशंका 6 लोगों के दबे होने की है फिलहाल। और इस तरह के बार बार घटनाएं धनबाद से सामने आ रही हैं, जो स्थानीय प्रशासन पर, सरकार पर सवाल उठा रही हैं। और संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है रेस्क्यू को लेकर? फिलहाल तो जो रेस्क्यू है वो अब तेज कर दी गई है। वहां पर जो बॉडी होने की संभावना जताई जा रही है, उसको लेकर अब जिला प्रशासन की विशेष टीम वहां पर पहुंच गई है और जेसीबी से कार्य करने के साथ साथ वहां पर एक घेराबंदी करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो अन्य लोग हैं वहां पर नहीं पहुंचे। हालांकि अब इस बात की भी पता लगाया जा रहा है कि वहां पर जो अवैध खनन चल रहा था वो किनके द्वारा संचालित किया जा रहा है, कौन लोग इसमें शामिल है, उनकी भी खोजबीन की जा रही है। जिले के डीसी ने भी इसको लेकर गंभीरता दिखाई है और वो साफ तौर पर कहा कि जो भी इसमें संलिप्त लोग होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब फिलहाल जो है तो ये बताया जा रहा है 6 लोग हुए थे, जिसमें एक रश्मि कुमारी और एक प्रमोद माथुर थे। उनके घायल होने की पुष्टि हुई है। अब ये देखना है कि ये जो संख्या कहीं बढ़ न जाए, क्योंकि पिछली बार भी जो यहाँ पर निरसा में घटना हुई थी उसमें प्रशासन ने 5 लोगों की पुष्टि की थी, लेकिन वो संख्या उससे कहीं 3 गुने की थी। तो इसको लेकर अब प्रशासन जो है वहाँ बॉडी की तलाश कर रही है कि हो सकता है अगर इसमें कोई दबे हो तो उनको निकालने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। आपसे संजय हम ये जानना चाहते हैं, 2 लोगों को बाहर निकाला गया है, तो क्या अंदर अभी 6 लोग और दबे हुए हैं या ये 2 लोग उन्हीं 6 लोगों में से थे? क्या उन लोगों से कोई जानकारी मिल पाई है? फिलहाल जो संख्या बताई जा रही है वो 2 लोग को मिलाकर ये 6 लोग हुए थे और वो दोनों लोगों को ही बीजेएच बोकारो ले जाया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि उनकी स्थिति काफी नाजुक है, वहां पर इलाज किया जा रहा है। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि उनकी मौत हो चुकी है, अस्पताल में उनके परिजन गए हुए हैं, लेकिन जो ये पुष्टि है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है। इसलिए अभी भी ये कहना कि कितने लोगों की मौत हुई है या कुछ जल्दबाजी होगी। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ एसडीपीओ जुड़े हुए हैं धनबाद के, उनसे हम जानते हैं क्या वजह है कि बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक के बाद एक अवैध खनन की वजह से ये जो मलबे हैं उसमें लोग दबते जा रहे हैं और प्रशासन क्या कर रहा? हेलो जी अमर जी। ये अवैध खनन का मामला नहीं है। ये जो लोकल लोग हैं वो अपने घरेलू उपयोग के लिए अपने खेत वगैरह में जो जहाँ पे प्राय आए दिन जो है कोयला चुनने जाते हैं, तो उसी क्रम में आज महुदा थाना अंतर्गत जमडीहा गांव में जी ये घटना घटित हुई है और मलबे में 2 लोग दब गए, जिसका इलाज बीजीएच बोकारो में चल रहा था। अभी कुछ देर पहले पता चली है कि उन दोनों की इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई है। और वहाँ जो वो किसी का माइंस नहीं है, और चूंकि लोकल पब्लिक अपने खेतों में या जो गैराबाद भूमि होती है उन जगहों पे जो है वो खनन कार्य करते हैं अपने घरेलू उपयोग के लिए, या जो डेली जो कोल पीकर्स होते हैं। अमर जी, आपने एक अपडेट किया है कि जो 2 लोग निकाले गए थे उनकी मौत हो गई है, बाकी कितने लोग अभी मलबे में दबे हुए हैं? केवल 2 लोग ही थे जिनको कि निकाल लिया गया था पुलिस की मदद से और उनको इलाज के लिए बीजीएच बोकारो भेजा गया था। लेकिन जो जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक करीब 6 लोग दबे हुए थे।
नहीं, अभी हम लोगों को 2 लोग ही मिल पाए हैं जिनका इलाज कराया जा रहा है बोकारो में। तो रेस्क्यू जो है वो पूरी तरह से कर लिया गया है, रेस्क्यू का काम बंद हो गया है या अभी तलाशी की जा रही है? रेस्क्यू पूरे तरीके से कर लिया गया। 2 लोग ही गए थे, पास के गांव के ही थे, और किसी माइंस में यह घटना नहीं हुई है। ये छोटा मोटा जो डेली यूजर्स जो होते हैं, कोल पिकर्स होते हैं, जिससे कि आम बोलचाल की भाषा में कहें गुल इत्यादि जो डस्ट, कोल डस्ट से बनाया जाता है जी, उसी में यह हादसा हुआ है। लेकिन ये तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं इस तरह के जो माइंस हैं वो खुले रह जाते हैं, तो क्या लोगों को अवेयर नहीं किया जाता, लोगों को जागरूक नहीं किया जाता कि इस तरह की जगह पर ना जाएं? जो कोल एजेंसीज हैं या कोल कंपनीज है, या उनका प्रथम दृष्टया जिम्मा होता है, एंड दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। ओके, तो वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, उनका अपना अथॉरिटी होता है, जिन्हें की भराई करनी होती है, माइंस का अबंडन घोषित करना होता है, उसके बाद उसकी घेराबंदी करनी होती है, और यह कोई माइंस नहीं है। तो इसलिए इसमें किसी कोल एजेंसीज की भी गलती नहीं है, और समय दर समय जो है पुलिस के द्वारा इस तरह के खनन कार्य में छापेमारी की जाती है, प्राथमिकी दर्ज की जाती है। लेकिन जो डेली यूजर्स जो हैं, जो कोल पिकर्स हैं जी, इस तरह जो है अपने डेली यूज घरेलू प्रयोग के लिए ले जाते हैं, इसमें अवैध खनन की कोई बात नहीं है। लेकिन अमर जी, एक सवाल ये भी है कि आप कह रहे हैं कि ये किसी कोल कंपनी का माइंस नहीं था, लेकिन ये जो 2 लोगों की मौत हो गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदारी जहां तक तय करने की बात है, तो अभी इसमें जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिल रही है कि ये कोई कोल माइंस नहीं है। जो आसपास के जो गड्ढे वड्ढे होते हैं, जो लोकल लेवल पे पब्लिक होती है, अपना डेली यूज के लिए जो कोयला चुनने जाते हैं, उस तरह की घटना हुई है। तो इसमें किसी संस्था विशेष या किसी एजेंसी विशेष की जिम्मेवारी नहीं है। ये लोकल लोगों को भी सोचना चाहिए कि चूंकि ट्रेंड लोग होते नहीं हैं और इस तरह के कार्यों में यदि लिप्त होते हैं, तो प्रथम दृष्टया तो जिम्मेवारी उनकी है। द्वितीय स्तर पे यदि कहा जाए तो जो अवेयरनेस की बात आपने कही, अवेयरनेस की बात जो है लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा या जो लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा लगातार यह कहा जाता है, यहाँ वहाँ के जो स्थानीय शासन स्वशासन के जो लोग हैं, मुखिया हैं, पंचायत इत्यादि के जो सदस्य हैं, उनसे लगातार संपर्क करके अवेयर किया जाता है। तो यदि ये कहा जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात, तो ये उनकी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें कोई ऐसा खनन एजेंसी इसमें इन्वॉल्व नहीं है कि अबंडन्ड माइन हो गया है, उसको छोड़ दिया गया है, या इलीगल माइनिंग का, इस तरह की कोई बात इसमें नहीं है। लेकिन अमर जी, हम तस्वीरों में जो देख पा रहे हैं, जहां पर जेसीबी रेस्क्यू कर रहा है, वहां पर साफ दिख रहा है कि वहां पर प्रॉपर माइनिंग हुई है, कोयला निकाला गया है, और जो कोयला बच जाता है, जिसको माइनिंग के बाद छोड़ दिया जाता है या थोड़े बहुत अवशेष रह जाते हैं, वही मेरे ख्याल से ये गांव वाले या आसपास के लोग चुन पाते हैं। तो ये कैसे माना जाए कि यहाँ पर माइनिंग नहीं हुई है? जैसा कि मैंने कहा कि डेली यूज के लिए जो गांव वाले ले जाते हैं, उनके द्वारा इस तरह का जो है आसपास की भूमि पे, क्योंकि वहाँ 2 फीट 3 फीट के नीचे कोयला है, 2 फीट 3 फीट मिट्टी खोदने पे कोयला मिलता है। तो इस तरह का इजी जो लोग हैं, थोड़ा बहुत जो साइकिल इत्यादि से ले जा करके आसपास के मार्केट या होटल्स इत्यादि में जो बेचते हैं, जो छोटे मोटे ढाबा होते हैं, उस तरह के कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार का जो है ऑर्गेनाइज इलीगल माइनिंग नहीं। अच्छा अमर जी, ये 2 लोगों की जो मौत हुई है उस पर पुलिस अब क्या कार्रवाई करेगी आगे? पुलिस अब उसमें उपचारात्मक कार्रवाई करेगी। यदि इसके पीछे यदि कोई संगठित यदि गिरोह है तो उसको चिन्हित कर कार्रवाई करेगी, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है कि संगठित तरीके से ये किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो अपडेट आपको दे दें, 2 लोगों की मौत हो गई है, जिनको रेस्क्यू कर इलाज के लिए ले जाया गया था। हमारे सहयोगी संजय भी बता रहे थे कि उनकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल हमारे साथ एसडीपीओ अमर कुमार जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ किया है कि उन दोनों लोगों की मौत हो गई है। तो अब इस हादसे पर प्रशासन से न्यूज 18 सवाल करता है कि 3 हादसे के बाद भी आखिर क्यों नहीं खुली प्रशासन की नींद? आखिर निरसा हादसे के बाद भी सबक क्यों नहीं लिया गया? सवाल यह भी है कि आखिर कैसे धनबाद में अवैध खनन जारी है? साथ ही सवाल यह भी है कि क्या प्रशासन की मिलीभगत से अवैध खनन के मामले सामने आ रहे हैं या अवैध खनन हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि धनबाद में इन हादसों का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि न्यूज 18 ने प्रशासन को अलर्ट किया था।
अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड कांग्रेस के सभी 18 विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है। सभी विधायकों से राहुल गांधी 1-to-1 बात कर रहे हैं और अपनी पीड़ा बता रहे हैं। जो विधायक हैं वो पूर्व प्रभारी आरपीएन सिंह के बीजेपी में जाने और प्रदेश के अंदर कांग्रेस विधायकों की पाला बदलने की संभावना के मद्देनजर ये मुलाकात खास मानी जा रही है। वहीं दिल्ली मुख्यालय में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक भी हुई है। बैठक में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सभी सदस्यों के साथ रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड में कांग्रेस हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार में छोटे भाई की भूमिका में है। ऐसे में कांग्रेस सुरक्षित जोन तलाश कर रही है। उसका उद्देश्य सरकार में रहते खुद को पहले से ज्यादा मजबूत करना और नाराज वोट बैंक को खुश करना है। 17 फरवरी से झारखंड में कांग्रेस का चिंतन शिविर भी होगा। देखिए, आज बहुत अच्छा मौका है और पहली बार हमारे जो नए प्रभारी महोदय हैं सभी विधायकों को, सभी कांग्रेस सीनियर नेताओं से मिलकर कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत और करें उस दिशा पे काफ़ी बातें हुई, बहुत विस्तार पूर्वक बातें हुई। और झारखंड में 3 दिवस जो शिविर, चिंतन शिविर पार्टी लगाएगी वहाँ पर, तो उस पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। और एक पार्टी लेवल पे डिस्कशन हुई है। पार्टी की एकजुटता को दिखाना है, वो सब डिसिप्लिन में एक हम लोग उतरे वापस में स्टेट में, ताकि एक कार्यकर्ताओं में एक लहर सी दौड़े। देखिए, ये सब भ्रामक खबरें हैं कि कांग्रेस एकजुट नहीं है। देखिए, दिक्कत ये है कि आप प्रस्तुत कैसा कर रहे हैं। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी झारखंड के सभी कांग्रेस विधायकों से 1-to-1 कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के कई विधायक हेमंत सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। कई बार सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल भी उठा चुके हैं ये विधायक। ऐसे में संवाद के दौरान विधायक राहुल गांधी को गठबंधन सरकार की राजनीति से अवगत कराएंगे। कोरोना काल में नेताओं का राहुल गांधी से संवाद नहीं हो पाया था। सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी कई विधायक जता चुके हैं और ये खबरें अक्सर आती रही हैं कि कांग्रेस विधायक सरकार से नाराज हैं और कई बार वो बात जुबान तक आती है। और इस बैठक और इस मुलाकात के मायने भी यही हैं कि इस बैठक में राहुल गांधी से कांग्रेस के विधायक मुलाकात कर जो झारखंड में हेमंत सरकार के अंदर कमियां हैं या विधायक अपना काम नहीं करा पा रहे हैं, उन तमाम चीजों से अवगत कराएंगे। और हमारे साथ संवाददाता रवि सिसोदिया दिल्ली से इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी है इस मुलाकात को लेकर? क्योंकि अक्सर ये खबरें आती रही हैं, अक्सर कांग्रेस विधायकों के बयान आते रहे हैं कि जिन एजेंडों को लेकर, जिन मांगों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर वो सरकार में शामिल हुए थे, उनके मुद्दे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। वो अब लोगों के, जनता के मांगों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अलीम, इसी बात को लेकर बैठक भी चल रही है। करीब 3 बजे से राहुल गांधी के आवास पर बैठक चल रही है। 1.5 घंटे से ये मीटिंग हो रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि 17, 18 और 19 तारीख को झारखंड में कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू किया जाएगा। सरकार और संगठन के बीच में कैसे समन्वय बनाया जाए, इस बाबत भी चर्चा की जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता रहा है वो सरकार और संगठन के बीच में तालमेल को लेकर था। क्योंकि कांग्रेस के कई नेता और विधायकों की तरफ से ये आरोप भी लगाए जाते रहे थे कि सरकार में उनकी चल नहीं रही, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। इससे पहले जो प्रभारी थे आरपीएन सिंह, उनको लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि वो आला कमान से मिलने का समय नहीं दिला पाते हैं और जो पार्टी कार्यकर्ता है उनकी सरकार नहीं चल पा रही है। तो तमाम जो लोग हैं, जो तमाम विधायक हैं झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी के, वो पहुंचे हुए हैं। मंत्री जो हैं झारखंड में कांग्रेस कोटे के, वो भी पहुंचे हुए, सब अपनी बातों को रख रहे हैं। अभी राहुल गांधी के आवास पर बैठक चल रही है, 1-to-1 बातचीत हो रही है। मीटिंग हालांकि सभी विधायक और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर से बैठे हुए, लेकिन 1-to-1 अपनी बातों को रख रहे हैं, सब अपनी बातों को रख रहे हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के सामने आ रहा था वो था संगठन और सरकार के बीच सामंजस्य को लेकर कि दोनों के बीच बेहतर तालमेल नहीं हो पा रहा है। बेहतर तालमेल कैसे हो पाए, संगठन का कैसे विस्तार हो सके, ये ऐसे मसले हैं जिनको लेकर चर्चा चल रही है। जी रवि, क्या मंत्रालय में फेरबदल को भी लेकर चर्चा होगी? क्या ऐसी संभावना जताई है विधायकों ने?
देखिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही अविनाश पांडे को झारखंड का प्रभार मिला है और ऐसे में अभी वो कुछ बड़ा उलटफेर वहाँ करने वाले नहीं हैं। हालांकि अभी 17, 18 और 19 तारीख को जो चिंतन शिविर होने वाली है झारखंड में, वेन्यू थोड़े दिन में डिसाइड हो जाएगा कि कहाँ पे चिंतन शिविर होगा, उसके बाद इन सब फैसलों पर विचार किया जाएगा। कई विधायकों का फीडबैक जरूर ये रहा है कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस कोटे का एक मंत्री शामिल किया जाए। इस पर अंतिम फैसला हाईकमान को लेना है कि कांग्रेस कोटे से कौन शामिल होगा, संगठन विस्तार या सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो सकता है। अभी जो उनका फोकस है वो फोकस है संगठन को विस्तार करने को लेकर, संगठन को मजबूती करने को लेकर, क्योंकि जो सबसे बड़े आरोप यार लगते रहे और कहते रहे कांग्रेस की तरफ से कि कांग्रेस की सरकार में नहीं चल पा रही है, उनके साथ गठबंधन की सरकार जरूर है जेएमएम के साथ, लेकिन सरकार में उनकी नहीं चल रही है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको उससे वंचित रखा जा रहा है, तो इस तरह के एलिगेशन लगाया गया। तो उसी के बाबत लगातार जो पहले विधायक हैं या फिर नेता हैं, कुछ दिनों पहले जब अविनाश पांडे रांची गए हुए थे तो वहाँ उन्होंने फीडबैक लिया था। फीडबैक के आधार पर सबसे कहा गया था कि उन्हें आलाकमान से मिलने दिया जाए, आलाकमान से मुलाकात करेंगे और आलाकमान से अपनी बातों को रखेंगे कि उनके सामने क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है। इसी बाबत एक बैठक बुलाई गई है, सभी अपनी बातों को रख रहे हैं और आने वाले दिनों में विस्तार को लेकर, संगठन विस्तार होगा, मजबूती कैसे की जाए उसको लेकर 3 दिनों का चिंतन शिविर झारखंड में होगा। जी रवि, कई पुराने कांग्रेस के साथी जो चुनाव से पहले नाराज होकर कांग्रेस से अलग हो गए थे वो अब वापस आ चुके हैं, उनकी वापसी हो चुकी है, तो उनकी क्या कुछ भूमिका होगी पार्टी में, संगठन में, झारखंड में? उनको जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो मेंबर होता है वो तालमेल बनाता है सरकार के बीच में और संगठन के बीच में, सामंजस्य बनाने का उनका काम होता है। उनको जिम्मेदारी जरूर दी गई है, आगे आने वाले दिनों और क्या जिम्मेदारियां दी जा सकती है उस पर भी विस्तार से चर्चा हो रही है। क्योंकि जो सबसे बड़ी नाराजगी या फिर ये कह सकते हैं जो कार्यकर्ताओं की बात की जा रही थी, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि गठबंधन की सरकार जरूर चल रही है, लेकिन गठबंधन की सरकार में जिस तरह से कांग्रेस को कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या लीडर हैं उनको वंचित रखा जा रहा है। तो शिकायतें बहुत दिनों से आ रही थी। पिछली जो शिकायतें थी वो प्रभारी को लेकर हो रही थी कि जो प्रभारी थे आरपीएन सिंह, उस दौरान में उनको मिलने का समय नहीं दिया जाता था। और एक जो सबसे बड़ी बात निकल के सामने आती थी कि कांग्रेस के कई विधायक ऐसे हैं जो नाराज हैं और बीजेपी के टच में हैं। इस तरह की बातें पहले चली है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि कांग्रेस एकजुट है, तो आज की जो बैठक है वो बैठक कहने की एकजुटता दिखाने को लेकर। चलिए आगे नजर बनाए रखिए इस बैठक पर, देखते हैं कि 1-to-1 मुलाकात विधायकों के साथ राहुल गांधी करते हैं, उसके बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है और क्या कुछ बातें सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। झारखंड के 11 मंत्रियों को नई लग्जरी गाड़ी देने का वादा पूरा हुआ है। सरस्वती पूजा के दिन मंत्रियों को गाड़ी दी गई है। अब नई गाड़ियों में नंबर प्लेट भी लगवा दिया गया है। बीजेपी ने मंत्रियों को नई लग्जरी गाड़ी देने को लेकर हेमंत सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि यह जनता की सेवा है या मंत्रियों की सेवा, लोग खुद अंदाजा लगा लें। तो वहीं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का दावा है कि गाड़ी का इस्तेमाल जनता की सेवा में होगा। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को ज्यादा खटक रही है ये बात, तो वो विपक्ष और पक्ष दोनों को ऑटो की सवारी कर काम करने की प्रस्ताव को रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के गाड़ी के काफिले को अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि महंगी गाड़ियों के शोरूम में आ गए हैं। रेंज रोवर, मर्सिडीज, BMW, सारी गाड़ियां वहां शामिल हैं। और मंत्रियों के लिए 70 करोड़ रुपए में नए बंगले बन रहे हैं, जबकि पहले से बंगले मौजूद हैं। और अब 5.5 करोड़ रुपए खर्च करके ये मंत्रियों के लिए नई गाड़ियां आ रही हैं। ये उस सरकार में हो रहा है जो जन कल्याणकारी योजनाओं में, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में कहती है पैसे नहीं है उसके पास, केंद्र को दोष मढ़ती है। हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के पास फंड की कमी का रोना रोती है। लेकिन जब खुद की सुख सुविधा की बात होती है तो ये सारी चीजें किनारे हो जाती हैं। ये गाड़ी जनता की है, जनता के सेवा में लगा रहता है। कोनो मेरे घर के काम में लगा रहता है क्या? घर के काम में गाड़ी किसी को छूने नहीं देते। जनता का सेवा का गाड़ी है। वो गाड़ी पुरानी हो गई थी, करीब 1 लाख से बेसी चल चुका था, पुरानी सरकार खरीदा था। बार बार कहता है कि अगर गाड़ी लेनी थी तो जरूरी थोड़ी कि 44 लाख की फॉर्च्यूनर लेना, तो टेम्पू ले लेना। वो लोग टेम्पू यदि गाड़ी की बात है तो प्रस्ताव विधानसभा में लाए कि किसी का भी सरकार चलेगा, मंत्री लोग को टेम्पो देंगे। लातेहार में पुलिस ने जेजेएमपी के 2 नक्सलियों को धर दबोचा है। नक्सली संगठन जेजेएमपी के 2 नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। लातेहार एसपी अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम गठित कर छापेमारी की गई और नक्सली अतुल कुमार और ओम प्रकाश को धर दबोचा गया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास एक पिस्टल, मोबाइल, 4 मैगजीन और बाइक बरामद किया गया है।
कार्रवाई में जवाबी कार्रवाई में पुलिस पार्टी द्वारा भी 2 राउंड फायर किया गया एवं पीछा कर एक व्यक्ति ओम प्रकाश मेहता थाना सतरबरवा जिला पलामू को पकड़ा गया एवं उसका मोटरसाइकिल जब्त किया गया। इस संबंध में मनिका थाना कांड संख्या 1622 दर्ज किया गया और इसका अनुसंधान किया गया। इसकी निशानदाही और बताए अनुसार जेजेएमपी समर्थक अतुल कुमार पिता राजेंद्र राम को भी गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 2 पिस्टल, 4 मैगजीन एवं 4 कारतूस भी बरामद किया गया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बिहार के सीवान से, जहां पर बस ने 5 लोगों को कुचल दिया है, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं 3 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद बस को लेकर ड्राइवर फरार हो गया है। घटना मैरवा थाना के तितरा बंगरा गांव के पास की है, जहां तेज रफ्तार बस ने 5 लोगों को कुचल दिया, जिसमें से मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई है और हादसे के बाद ड्राइवर बस को लेकर फरार हो जाता है। खबरें लगातार जारी हैं, अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज़ हेडलाइंस